पेज 870, question number 24. For the purpose of this question, you may assume that today is यकम मार्च 2024. आज यकम मार्च 2024 है, यानी जनवरी और फरवरी का महीना गुजर चुका है. You have recently assumed the role of finance manager at Gorgias Limited. Your first assignment is the finalization of GL's financial statements for the year ended 31 December 2023. The CEO has identified 4 specific matters where provisions may be necessary in accordance with IS 37. However, the CEO is uncertain about the accurate estimate of provisions. उसका अंदाज़ा है कि इन तीनों पर प्रोविजंस होनी चाहिए, इन चारों पर. रिक्वायरमेंट है, पहली रिक्वायरमेंट है वेदर अ प्रोविजन शुड बी मेड. ये थोड़ी सी डिफरेंट रिक्वायरमेंट थी. वेदर अ प्रोविजन शुड बी मेड, उसको डिस्कस करने के बाद आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मुताबिक इसको डिस्कस भी करना है, यानी जो भी रेलिवेंट स्टैंडर्ड लग रहा होगा उसके मुताबिक इसको डिस्कस करना है. चलें पढ़ें जी. पॉइंट 4 रिवर्स ऑर्डर में चलें. Okay. 10 employees have initiated the legal action against the GL for alleged dismissals in 2022. For unfair dismissals in 2022. तो 2023 के अंदर अनफेयर डिसमिसल्स हुई हैं हमारे साल में. नौकरी से चंद लोगों को निकाल दिए हैं, तो 10 लोगों ने हमारे खिलाफ केस कर दिया है. समरी ऑफ 2 की कॉरेस्पॉन्डेंसेस विद जीएल्स लीगल एडवाइजर रिगार्डिंग दिस मैटर आर एज फॉलोज. कॉरेस्पॉन्डेंस डेटेड 31 दिसंबर 23 की रात को लॉयर का ख्याल है GL's legal advisor has opined, उसने opinion दिया dismissals were unfair with only a low chance that court may rule in the favor of employees. बहुत लो चांस है कि वो केस जीतेंगे. तो यहाँ पे देखने से हमें प्रोविजन नहीं लग रही, यहाँ से देखने से हमें प्रोबेबल लग रहा है और कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी लग रही है. नेसेसिटेटिंग कंपनसेशन, द पोटेंशियल कंपनसेशन अमाउंट वेरीज, लेकिन 2 मिलियन पर एम्प्लॉय देने पड़ेंगे. कॉरेस्पॉन्डेंस डेटेड 29 फरवरी 2024, कॉरेस्पॉन्डेंस जो 29 फरवरी 2024 को हुई है. इन द लाइट 29 फरवरी 2024 पता है क्या है, ये हम यकम मार्च को खड़े हैं ना, तो एक दिन पहले जो है वो कोर्ट के अंदर हियरिंग होगी. वो तो अल्लाह की तरफ से एक आसानी हो गई कि अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे हाथ में है, तो एक और हियरिंग होगी. इन द लाइट ऑफ न्यू एविडेंस प्रेजेंटेड टू कोर्ट इन फरवरी, नाउ लॉयर थिंक्स दैट देयर इज 70% चांस दैट कोर्ट में रूल इन द फेवर. अब ये अमाउंट परसेंटेज पे लगाने वाली है या केस हारने जीतने वाली है? 70% चांस दैट कोर्ट में रूल इन फेवर ऑफ एम्प्लॉइज, केस हारने जीतने वाली है. और अमाउंट होगी 3 मिलियन टू ईच एम्प्लॉय. और ऊपर सबसे पहली लाइन में पढ़े कितने एम्प्लॉयज ने केस किया हुआ? 10 एम्प्लॉयज ने. तो मेरा ये मशवरा है इसमें ये वाली लिख के ही ना आया करें, क्योंकि अब ये लेटेस्ट डेटा हमें पता चल गया. आगे चलें. Moreover, GL anticipates that if these claims are successful, 3 additional employees who were similarly dismissed in 2023 may also pursue legal course. लॉयर का ख्याल है, लॉयर का नहीं, जीएल का ख्याल है कि 3 और एम्प्लॉइज भी जिनको हमने निकाला था, असल में 10 एम्प्लॉइज हैव इनिशिएटेड लीगल एक्शन अगेंस्ट कंपनी. अब ये नहीं शुरू में बताया था कि उसने निकाले कितने हैं. पहली लाइन में लिखा हुआ था 10 हैव इनिशिएटेड, 10 ने. लेकिन नीचे पड़ा मोर ओवर जीएल एंटिसिपेट्स इफ दीस क्लेम्स आर सक्सेसफुल, और होने का चांस तो भाई है. 3 additional employees who were similarly dismissed in 2023 may also pursue legal course. Therefore, based on latest correspondence, GL is considering a settlement with these 3 employees before they initiate legal proceedings. Discount rate of 15% की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नहीं बताया हुआ ये कंपनसेशन इनको 2 साल बाद पे होनी है या 3 साल बाद पे होनी है, तो अगले साल ही पे हो जाएगी. तो इसलिए डिस्काउंट रेट ऑफ 15% की जरूरत नहीं है. वैसे भी ये डिस्काउंट रेट से इस एडजस्टमेंट के साथ नहीं है. इसकी फॉर्मेटिंग देखें, लेफ्ट साइड पे हुआ हुआ है,
तो लेफ्ट साइड पे अगर हुआ हुआ थोड़ा सा तो इसका मतलब है इसकी इसकी क्या कहते हैं ओवरऑल पूरे सवाल के साथ इसका लिंक है। ओके, लिखें जी। There is a present obligation due to a past event एडजस्टिंग वाली बात तो जरूर लिखेंगे क्योंकि 29 फरवरी को जो है वो केस के अंदर एक अपडेट आ गई है एडजस्टिंग का इवेंट। देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू अ पास्ट इवेंट विच इज अनफेयर डिसमिसल्स मेड इन 2023, विच इज अनफेयर डिसमिसल्स मेड इन 2023। 2 ऑन 31 दिसंबर 23, ये पानी 2 ऑन 31 दिसंबर 23। There was only a 30% chance of losing the case. But, page 870, but, इधर आए, but based on latest correspondence on 29 फरवरी 24, based on latest correspondence on 29 फरवरी 24, now there is 70% chance of losing the case. So it will be so outflow is now, so outflow is probable. Full stop. Correspondence dated on 29 फरवरी shall be considered as an adjusting event. ये भी थोड़ा सा लिखते हैं। The correspondence dated on 29 फरवरी should be considered as an adjusting event. Provision should be made for a reliable estimate of provision should be made for a reliable estimate of 3 million per employee, 3 million per employee, 3 million per employee, and the number of employees to be taken in calculation अच्छा, ये केस जब पुराना है तो अब हमारा ख्याल, मैनेजमेंट का ख्याल देखना होता है ना, हाईलाइट कर लें जीएल एंटीसिपेट्स। मैंने आपको कई दफ़ा बताया मैनेजमेंट का ख्याल देखना होता है, तो मैनेजमेंट का ख्याल देखना है। अब ये ना कहिएगा कि ये तो अगले साल हमें ख्याल आया है, ओ भाई डिसमिसल्स तो पिछले साल हो चुकी हुई है ना। तो ये 3 लोगों का, हाँ बोलें, मेरी बात सुनो ना। 10 बच्चों ने केस कर दिया कॉलेज वालों के खिलाफ कि आपने हमें कॉलेज से क्यों निकाला है। तो जब जनवरी के अंदर कोर्ट की हियरिंग हुई तो आप लोगों को लगा कि केस तो हमने हार जाना है, तो अब आपने कहा 3-4 बच्चे तो और भी आ जाएंगे, निकाला तो हमने उनको भी था। तो वो निकालना तो हमारे साल हो चुका है ना। यही तो IAS 10 कहता था कि साल के एंड पे कुछ ना कुछ जो है वो प्रॉब्लम तो एग्जिस्ट कर रही थी, कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस अरोज तो, हाँ कोर्ट केस की हियरिंग होना कोई सर्कमस्टांसेस अरोज होना नहीं है नए। कोर्ट केस की हियरिंग होना ने तो बताना है कि हाँ यार तुम लोगों ने जुर्माना देना है, हादसा तो पहले का हो चुका हुआ है। तो कॉलेज वालों ने 20-25 स्टूडेंट्स को निकाल दिया,
अब 10 ने केस कर दिया साल से पहले, अब साल के बाद मैनेजमेंट का अंदाजा है कि 4-5 और केस कर देंगे, तो इसको कभी भी हम ये नहीं कहेंगे नॉन एडजस्टिंग, इसको एडजस्ट करेंगे। तो लिखें, देखो कोई चीज ऐसी है जो हुई ही साल के बाद, वो होती है नॉन एडजस्टिंग। मैंने 4 चीजें साल में बेची, पिछले साल बेची खराब, 2 चीजें इस साल खराब बेची, अब इन 2 चीजों की प्रोविजन नहीं होगी। मैंने 10 लोगों को पिछले साल निकाला, 5 लोगों को इस साल निकाला, उसकी प्रोविजन नहीं होगी। लेकिन उसने के ऑलरेडी डिसमिस्ड इन 2023। तो चलें लिखें, क्या लिखे, R13 based on latest estimate made by management। 13 वो 10 ऊपर है ना, 3 नीचे, based on latest estimate made by management, so provision should be recorded for 39 million। अगला पढ़ें, जी कितने की एडजस्टमेंट करेंगे? 35 कौन बोला है? वेल डन। प्रोविजन फॉर एनआरवी, अच्छा एनआरवी की वैसे प्रोविजन नहीं होती, यानी मैंने आपको अक्सर कहा है मेरे पास पड़ा हुआ कीबोर्ड खराब हो गया, इसकी कोई प्रोविजन नहीं होगी, मतलब किसकी तरफ मैं लायबल हूं कि सही कराना है, पड़े हुए स्टॉक की तो प्रोविजन नहीं होती। हाँ कोई कीबोर्ड मंगवाए हुए हैं, ऑर्डर किए हुए हैं और वो ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसकी तो प्रोविजन होगी, लेकिन पड़ा हुआ स्टॉक खराब हो गया उसको सही करना, और अगले साल मैंने सही करा भी लिया, एक मजे की बात सुने, अगले साल रिपेयर करवा भी लिया, फिर भी प्रोविजन नहीं एग्जिस्ट करती, क्योंकि मैं किसकी तरफ लायबल फील कर रहा था, किसी की तरफ। रिपेयर कराना तो मेरा अपना डिसीजन है। क्लियर? एज ऑफ 31 दिसंबर 2023 GL held stock items with a cost of 100 million. However, the selling price of these items were experiencing continual decline in the market. As at 31 दिसंबर 2023, the estimated selling price was 75 million. 31 दिसंबर 23 की रात को एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस थी 75 मिलियन। अच्छा कोई हादसा नहीं हुआ, बस हाउ इज द सेलिंग प्राइस ऑफ दीज आइटम एक्सपीरियंसिंग कंटिन्यूअस डिक्लाइन इन मार्केट, में मार्केट में प्राइसेस गिरती जा रही हैं, मतलब कोई किसी एक दिन आके को हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। अच्छा सब्सिक्वेंटली साल के बाद, सब्सिक्वेंटली का क्या मतलब है? असल में उसने पीछे एक लफ्ज लिखे ना, एट 31 दिसंबर 23, 31 दिसंबर 23 की रात को एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 75 थी, बाद में 80% ऑफ दी स्टॉक वर सोल्ड इन जनवरी एंड फरवरी, वर सोल्ड इन जनवरी एंड फरवरी, क्योंकि हम यकम मार्च को खड़े हैं ना। बाद में जब स्टॉक बेचा तो पता चला कि भाई ये तो और ज्यादा हालात खराब हैं, ये स्टॉक जो है वो कितने का बिका है? 50 मिलियन का, और जो रिमेनिंग 25% है वो कितने का बिकने? अब जनवरी फरवरी में कोई नए सर्कमस्टांसेस अराइज हुए हैं जिसकी वजह से मुझे पता लगा हो कि ये और ज्यादा सस्ता है? नहीं, तो इसका मतलब है कि 31 दिसंबर की रात को भी बेचता तो ये सस्ता ही बिकना था। कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ कि जनवरी फरवरी में कौन से सर्कमस्टांसेस अरोज हुए हैं, लिखें। अच्छा ये ना एक सवाल में ये पहली रिक्वायरमेंट भी लिखाया करनी है, आइडेंटिफाई वेदर अ प्रोविजन शुड बी मेड और नॉट, तो लेकिन नो प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज्ड because NRV loss is dealt by IS 2. As estimated selling price is less than cost, as estimated selling price is less than cost,
So as per IS2, an NRV loss should be recognized the estimated selling price should be based on figures of January and February. Should be based on figures of January and February. Bracket में that is, it is an adjusting event. Because it relates to circumstances that existed at balance sheet date. So NRV loss of rupees 35 million. Bracket में that is 100 minus 65. 100 minus 65 should be recognized. चलें जी, अगला पढ़ें। प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट इंजन्स। और अब आप होमवर्क में करके आइएगा क्वेश्चन नंबर 27। बस अभी सुबह के हमने क्वेश्चन नंबर 24 ही किया है, 4, 3 और 2। At the start of 2023, the government imposed a ban on the use of diesel engines in vehicle. गवर्नमेंट ने क्या व्हीकल में डीजल इंजन्स बैन कर दिए गए हैं हमारे साल के आखिरी तारीख को। हमारे साल के आखिरी तारीख के बाद किसी गाड़ी में डीजल इंजन नज़र ना आए, सिर्फ पेट्रोल या इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हों मिसाल के तौर पे। उस दिन हमारे पास 8 गाड़ियाँ थीं डीजल इंजन वाली, विच कुड ओनली बी यूज्ड इन 2024 आफ्टर इंजन रिप्लेसमेंट, जिनका इंजन रिप्लेस करके ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं और पोटेंशियली सोल्ड। और अगर नहीं फिर करना तो फिर अच्छा खासा लॉस आएगा अगर एज इट इज़ बेचें, क्योंकि फिर अगला इसलिए ख़रीदेगा कि उसकी बॉडी तो काम की होगी, इंजन उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। 31 नवंबर 23 की रात को ये अंदाज़ा लगाया गया है कि कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग इंजन वुड बी 15। बताएं जी, हम लायबल हैं अब? ये तो मैंने आपको अक्सर बताया हुआ सवालों के अंदर। कॉलेज ने कैंटीन बनानी है नई, हालांकि ICAP कह भी दे तो लायबल नहीं है। किसी बिजनेसमैन को जो है वो गवर्नमेंट कह दे कि 25 दिसंबर तक आप लोगों ने व्हील चेयर वालों के लिए एंटर होने के लिए रैम्प बनाना है। अब वो 10 रैम्प उन्होंने बनाने हैं क्योंकि उनकी 10 दुकानें हैं, तो 25 दिसंबर अगर गुजर भी जाए तो उनकी लाइबिलिटी रैम्प्स की रिकॉर्ड नहीं करनी। हाँ, ऐसी सूरत में कोई फ़ाइन की लाइबिलिटी राइज हो सकती है। तो भाइयों, एसेट इंस्टॉल करने की लायबिलिटी कभी भी रिकॉर्ड नहीं करनी। ये बिल्कुल उसी तरह है कि पड़ा हुआ स्टॉक ख़राब हुआ है
तो इसको सही कराने के लिए हम किसी की तरफ लायबल फील नहीं कर रहे। सिमिलरली पड़ी हुई गाड़ियां हैं, उसके अंदर आपने इंजन रिप्लेस करना है, चाहे गवर्नमेंट कह भी दे। पड़े हुए जहाज हैं, उसके अंदर आपने कुर्सियां रिप्लेस करनी है, चाहे गवर्नमेंट कह भी दे, आप उसके लिए कहीं भी लायबल फील नहीं करेंगे अनलेस कि आप वो चीज़ खरीद लें, और उस चीज़ के खरीदने का जिक्र हमारे साल होगा तो फिर लायबल फील करेंगे, क्योंकि लायबिलिटी का ताल्लुक चीज़ खरीदने के साथ होता है। हाँ, अगर फिर भी आप चलाते रहें उसके बगैर तो उस पर फाइन होगा, लेकिन हमारे सवाल में अगर फाइन दिया होता तो फाइन भी रिकॉर्ड ना करते, क्योंकि 31 दिसंबर 23 तक दूसरी गाड़ियां चलानी अलाउड थी। और मैं आपको बता चुका हूं फाइन का ताल्लुक वक्त के साथ होता है, वो फिर फाइन जनवरी फरवरी का होता, वो भी हमारे साल ना आता। ये भी कई दफा बात हो चुकी हुई है। अब आगे पढ़ें। ऑन 31 दिसंबर इट वाज एस्टिमेटेड एट कॉस्ट वाज 15। अच्छा, आमतौर पे सवाल आई कि आपके यहाँ रुक जाते हैं, पेपर में सवाल भी रुक जाना चाहिए था यहाँ पे। तो इतने से की बेस पे बताएं कि फिर हमें यहाँ पे ऑन 31 दिसंबर 23 हमारा अंदाजा है कितने पे रिप्लेस करेंगे। देयर इज नो, हाँ, देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, सो नो प्रोविजन शैल बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग द इंजन। इसकी लॉजिक भी थी, बिकॉज entity could avoid this expenditure by its future action, maybe by selling the car, because entity can avoid this obligation by future action, avoid this expenditure। ये वो याद है एयरक्राफ्ट वाले में ये लाइन लिखी हुई थी, तो लिखें आगे ना पढ़। हाउएवर द इंजन ऑफ व्हीकल्स वर रिप्लेस्ड इन जनवरी एंड फरवरी एट अ कॉस्ट ऑफ 20 मिलियन, लेकिन वो हकीकत में रिप्लेस हो गए 20 के। अंदाजा कितना लगाया था, कितने के होंगे, 15, हुए कितने के रिप्लेस। और वाई लाइबिलिटी फिर भी अमाउंट बदलने से लाइबिलिटी राइज नहीं हो जाती, कुछ इवेंट होने से लाइबिलिटी राइज होनी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगले साल 20 के रिप्लेस हो गए तो आप मैं कहूँ अच्छा यार अब तो हो गए हैं, अब तो लाइबिलिटी राइज। तो हमने सोचा हुआ था कॉलेज वालों ने कि जो है वो सर्दियों में पूरे कॉलेज में हीटर लगाने हैं, और आईकैप नोटिफिकेशन भी पास कर गया कि पूरे कॉलेज में हीटर लगवाओ। अब 31 दिसंबर की रात तक हमने नहीं लगवाए थे, 5 जनवरी को हमने सोचा लगवा लेते हैं, और उसकी कॉस्ट दे दी सवाल ने। तो भाई वो तो फिर अगले साल ही रिकॉर्ड होगा ना, वो कैसे जो एसेट खरीदा ही अगले साल वो रिकॉर्ड ही अगले साल होगा। चलें लिखें, एज अ 31 दिसंबर 2023 देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन to replace the engine so no provision will be recognized. However, अब मुझे एक चीज बताएं, आज एक नई बात पूछ रहा हूं। अगर स्टॉक को रिपेयर कराने की तरफ किसी की तरफ हम लायबल फील नहीं कर रहे, तो हाउएवर एनआरवी लॉस तो कैलकुलेट करेंगे ना, अगर खराब हो गया है। अगर गाड़ियों का इंजन रिप्लेस कराने के लिए हम किसी की तरफ लायबल फील नहीं कर रहे, हाउएवर एनआरवी लॉस गाड़ियों पे हमने गाड़ियां बेचने के लिए नहीं रखी हुई। गाड़ियां तो फिक्स्ड एसेट होंगे ना, तो इम्पेयरमेंट टेस्ट लिखे हैं। तो पड़े पड़े फिक्स्ड एसेट्स अगर हमने फ्यूचर के अंदर उनको सही करवाना है किसी वजह से, तो उस पर फिर इम्पेयरमेंट टेस्ट। हाउएवर 8 vehicles which are held as stock या which we are using in our business, using as IS 16, however 8 vehicles which we are using in our business should be tested for impairment test. By comparing the carrying amount with recoverable amount.
The recoverable amount will be higher of value in use and fair value minus cost to sell. थोड़ा सा डेटा बताएं, रिकवरेबल अमाउंट में उसने वैल्यू इन यूज का दिया या फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल का दिया है? वैसे जरा बता दें, उसने डेटा वैल्यू इन यूज का दिया या फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल का दिया है? उसने वैल्यू इन यूज का डेटा दिया, फ्यूचर में ये गाड़ियां इस्तेमाल होंगी, चलाएंगे, उससे इतना बेनिफिट आएगा, ऐसा कोई डेटा दिया? अच्छा, एक उसने फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के बारे में डेटा दिया उसने। वैसे मुझे तो लग रहा था, एक मिनट, हाँ, विद डीजल विच कुड बी यूटिलाइज्ड इन 2024, यानी यूटिलाइज्ड इन 2024 का मतलब है वैल्यू इन यूज, यानी कि अगर एंड आफ्टर रिप्लेसमेंट ऑफ इंजन और they can be sold at loss in their current condition. So लिख लें, fair value and cost, fair value less cost to sell is expected to be sufficient, is expected to be a very low figure. क्यों बहुत लो फिगर बताएं? क्योंकि उसने लिखा हुआ है ये किस पे बिकनी है, लॉस पे। बस ऐसे ही कमेंट करें कि ये एक थोड़ी सी लो फिगर होगी। तो वैल्यू इन यूज का डेटा क्यों नहीं दिया हुआ? बस कुछ बताया नहीं उसने, लेकिन कम से कम ये तो बता दिया कि अगर आज उसको बेचेंगे तो क्या होगा, अच्छा खासा लॉस आएगा। निकाल लें कंसोलिडेशन का सवाल। कौन सा सवाल है? पेज नंबर पेज नंबर 570। क्या जी, पहले होमवर्क का सवाल डिस्कस कर लें, कोई मसला? कोई मसला नहीं, हाँ ठीक है, होना भी नहीं चाहिए था। बस एक ये चीज़ थी इसमें कि इसमें थोड़ी सी साइंस थी। ये 50 में से 25 मिलियन अनसोल्ड नहीं था, ये 25%। कितने लोग इस धोखा खा गए थे थोड़ा सा? और 30 में से 20%, 20% कितना बना? 3 2 6, तो 6 मिलियन का स्टॉक अनसोल्ड था। परसेंटेज में गिवन था, रुपीज में गिवन नहीं था। पेज नंबर 570, क्वेश्चन नंबर 32। अच्छा भाई, ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 32, इस क्वेश्चन के अंदर और पिछले क्वेश्चंस के अंदर जो फर्क है वो मुझे बता दें। P&L और बैलेंस शीट के ऊपर डेट्स वगैरह पढ़ के, डेटा नीचे पढ़ने की जरूरत नहीं है। P&L और बैलेंस शीट की डेट्स वगैरह पढ़ के मुझे इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चंस के अंदर फर्क बता दें। जी एक्सेलेंट। रिटेन्ड अर्निंग इसमें क्लोजिंग गिवन है। रिटेन्ड अर्निंग इसमें क्लोजिंग इसलिए गिवन है माय डियर, क्योंकि सवाल में उसने ट्रायल नहीं दिया, उसने उस ट्रायल से बना हुआ P&L भी दे दिया और बैलेंस शीट भी दे दी है। अच्छा, बैलेंस शीट जो है, जाहिरी बात है जब 30/16 को बनी है तो 30/16 को सारा प्रॉफिट लपेट के शॉपर में डाल के कहाँ आ गया होगा? रिटेन्ड अर्निंग के अंदर। तो ये सवाल के अंदर एक ब्यूटी थी। बहरहाल आज तो अल्लाह का शुक्र है वर्किंग 6 में वो जो हम मुश्किल से तरीके से एस का प्रॉफिट और पी का प्रॉफिट निकालते थे वो भी नहीं निकालना पड़ेगा, बल्कि वर्किंग 6 में ये पी का प्रॉफिट चला जाएगा और ये एस का प्रॉफिट। लेकिन क्योंकि ये ट्रायल नहीं है, ये बैलेंस शीट है, तो इस पे लिखा हुआ है एज ऑन 30/16। तो 30/16 की आरई 800 है और 30/16 की आरई 430 है। वर्किंग 6 3.5 पेजेस छोड़ के वर्किंग 6 शुरू करें। पहला सफ़ा P&L के लिए, दूसरा सफ़ा बैलेंस शीट के लिए।
और तीसरा सफ़ा वर्किंग 1 2 3 4 5 के लिए, चौथा वर्किंग 5 के लिए, फिर वर्किंग 6। जी, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग का कॉलम, ये सॉर्ट ऑफ पार्ट ऑफ क्वेश्चन है। पार्ट ऑफ क्वेश्चन का मतलब है कि इसके अंदर हमें कोई भी एडजस्टमेंट करने की इजाजत नहीं है। इसका ऑब्जेक्टिव मिसिंग फिगर्स का निकालना है। इसका मकसद ये होता है कि अकाउंटेंट ने जो कैलकुलेशंस की हैं वो हमें पता चल जाए। जी अच्छा, इसमें ना हमेशा आज के बाद डिविडेंड आपने डालना है, मतलब लिखना है लफ्ज डिविडेंड। आगे डालना है नहीं डालना उस पर आज मैं बहस आपसे करूंगा, डालना है या नहीं डालना। तो डिविडेंड का लफ्ज लिखना है। अच्छा, डिविडेंड पता है कब रिकॉर्ड किया करेंगे? यहां पे डिविडेंड कब रिकॉर्ड किया करेंगे? इट हैज नथिंग टू डू विद क्वेश्चन 12। इसका क्वेश्चन 12 से कोई ताल्लुक नहीं है। क्वेश्चन 12 हमने किया था एक ABCDE सिनेरियो, इस वर्किंग 6 का उससे कोई ताल्लुक नहीं। क्वेश्चन 12 हम तब देखेंगे ABCDE सिनेरियो जिस वक्त हम क्या बनाना शुरू करेंगे, बैलेंस शीट बनाना शुरू। तो बैलेंस शीट बनाते हुए क्वेश्चन 12 के अंदर हमने डिविडेंड के 5 सिनेरियो देखे थे। एक सिनेरियो तो दोनों ने रिकॉर्ड कर लिया, एक सिनेरियो तो दोनों ने रिकॉर्ड नहीं किया, एक सिनेरियो था एक ने रिकॉर्ड किया, एक सिनेरियो था दूसरे ने रिकॉर्ड किया, एक सिनेरियो था पेड वाला। ये 5 सिनेरियोस क्वेश्चन 12 वाले कब देखे जाते हैं? जब क्या बनाना शुरू करें, बैलेंस शीट बनाना शुरू करें। इस वक्त सिर्फ देखा जाता है क्या, अगर अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड किया है तो शो, तो यहां हम शो कर देंगे। पता है क्यों? क्योंकि हमारी आरी सही निकला है, क्योंकि अकाउंटेंट रिकॉर्ड कर चुका है तो हमारी आरी जो मिसिंग फिगर है वो सही निकला है। तो यहां पे डिविडेंड के कोई 5 सिनेरियोज नहीं है, बस ये देखना होता है कि डिविडेंड बांटने वाले ने, बोले डिविडेंड बांटने वाले ने रिकॉर्ड किया है या नहीं किया। अगर उसने रिकॉर्ड किया हुआ तो यहां पे क्या कर देंगे, शो कर देंगे। चलें, आज सवाल में ओपनिंग आरी गिवन नहीं है, आज सवाल में क्लोजिंग आरी गिवन है। बताएं जी क्लोजिंग आरी। आज सवाल में पैट गिवन है 400 180। ढूंढना पड़ता है यहां डिविडेंड, ढूंढने पड़ेगी एडजस्टमेंट। एस डिक्लेयर्ड अ फाइनल डिविडेंड इन सितंबर 2015, इन दिसंबर 2015। इसका मतलब है वो सितंबर 2015, इन सितंबर 2015, यानी वो पिछले साल का फाइनल डिविडेंड होगा ना, जो अनाउंस हो गया हमारे साल। अच्छा, अब एक बात सुने, आगे ना कुछ नहीं लिखा हुआ इट इज रिकॉर्डेड बाय अकाउंटेंट, इट इज नॉट रिकॉर्डेड बाय अकाउंटेंट। इस डिविडेंड को ना जब खाली डिक्लेयर का लफ्ज लिखा हो, एक डिक्लेयर के बाद कुछ आगे लिखा हो इट इज रिकॉर्डेड बाय अकाउंटेंट, नॉट रिकॉर्डेड बाय अकाउंटेंट, वो बात अलग है, वो भी ठीक है। अगर लफ्ज आ जाए डिक्लेयर्ड का, अनाउंस्ड का या प्रोपोज्ड का, और सवाल में अब कुछ भी नहीं लिखा हुआ आगे कि रिकॉर्ड हुआ है नहीं हुआ, तो इन सारी बातों का मतलब हम समझा करेंगे पेड है। इन सारी बातों का मतलब क्या समझा करेंगे? ये आज एक बिल्कुल नई लाइन बोल रहा हूं। इन सारी बातों का मतलब हम समझा करेंगे पेड है। एस पेड अ डिविडेंड, पे कर दिया, और मिलने वाले को क्या हो गया होगा, रिसीव, और बांटने वाले ने पे कर दिया। असल में एक बात याद रखिएगा, इसकी लॉजिक भी है। चीजें डिक्लेयर होने के बाद लोग इंतजार नहीं करते। सवाल लिख दे के रिकॉर्ड नहीं हुआ वो मैं नहीं कुछ कर सकता फिर। असल में चीजें डिक्लेयर होने के बाद लोग रिकॉर्ड नहीं करते, इंतजार नहीं करते। डिविडेंड को तो इंतजार कर रहे होते हैं लोग, तो डिविडेंड्स अनाउंस होते ही रश लग जाते हैं कंपनीज के बाहर। तो इसलिए अगर खाली लिखा हो डिक्लेयर्ड, अनाउंस, प्रोपोज्ड, तो बस इट मीन्स के पेड है।
मुझे पता है ये क्वेश्चन 12 के एतबार से 5वां सिनेरियो बनेगा, लेकिन मैं वो डिस्कशन आपसे नहीं कर रहा इस वक्त। क्वेश्चन 12 में क्या करना है, मैं डिस्कशन इस वक्त ये कर रहा हूं कि जस्ट टेल मी वन वर्ड, कि अगर अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड किया है तो शो कर दें। टेल मी वेदर अकाउंटेंट हैज रिकॉर्डेड और नॉट। यस, बिकॉज ही हैज पेड एंड ही डू नॉट स्किप पेमेंट। पेमेंट की एंट्री वो नहीं भूलता। अच्छा, किसने अनाउंस किया है? एस ने। जी, एस का शेयर कैपिटल बोलें। जी, डिविडेंड कितने परसेंट अनाउंस किया है? 3 पर शेयर। इसकी परसेंटेज निकालना है। 3 डिवाइड बाई 10, 30%। जी, 530%, 150। जी, बैलेंसिंग। पी ने तो ऐलान नहीं किया ना डिविडेंड का इस साल। इस साल इधर जो बांटते हैं वो आता है। पी ने तो ऐलान नहीं किया ना इस साल। इस साल ऐलान किसने किया है? सिर्फ एस ने। हाँ हाँ, चलें अब जल्दी से आप बैलेंस शीट बना लें। We bought 60% of Hess on Yekam August 2015. इनकम स्टेटमेंट्स आर एज फॉलोज। तो इनकम स्टेटमेंट्स को भी मैं काट रहा हूं। इनकम स्टेटमेंट के डेटे को मैं काट रहा हूं। बैलेंस शीट की फिगर्स। फॉलोइंग बैलेंस: फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट इन एसेट कॉस्ट, करंट एसेट्स, शेयर कैपिटल, रिटेनिंग डिबेंचर एंड करंट लाइबिलिटीज। अच्छा, ये जरा एडजस्टमेंट 1 पढ़ें, और एडजस्टमेंट 1 पढ़ के मुझे ये मतलब बताएं इस बात का कि क्या है। खोलें ना रजिस्टर, किताब खोलें जल्दी। एडजस्टमेंट 1 पढ़ के मतलब बताएं। इन्वेस्टमेंट इन एस इंक्लूड्स, एस की इन्वेस्टमेंट्स में इंक्लूड है इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स ऑफ एस। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर ऑफ एस का मतलब लिखें अंडरलाइन करके, पेरेंट ने सब्सिडरी को लोन दिया है। इसमें इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर ऑफ एस, भाई इधर ले आओ ना। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर ऑफ एस का मतलब लिखें अंडरलाइन करके, पेरेंट ने सब्सिडरी को लोन दिया है। वैसे ही आपको बता रहा हूं, कहीं साइड पे लोन प्रोवाइडर के एंट्री करते हैं, और हु ऑब्टेन्स लोन, जो लोन लेता है वो क्या एंट्री करता है? ये एंट्री करता है लोन रिसीवेबल डेबिट, लेकिन लोन रिसीवेबल की जगह वो कर देते हैं मैंने इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स कर दिया। क्योंकि याद रखिएगा, इन्वेस्ट करने वाला बंदा पैसे पे कर रहा होता है, ये जिंदगी भर याद रखिएगा। लोग कहते हैं ना मैंने इन्वेस्टमेंट्स कर दी हैं, इसका मतलब ये नहीं लोन ले लिए हैं, बल्कि लोन दे दिए। और द वन हु ऑब्टेन लोन्स, ये एंट्री करता है कैश डेबिट, लोन क्रेडिट।
ये बैलेंस शीट में डिबेंचर पेएबल के नाम से नजर आ रहे होते हैं। पेएबल तो नहीं होता, वैसे डिबेंचर ही अक्सर लिखा होता है। अच्छा भाई, अब ये वर्किंग वन में नहीं जाता, ये वर्किंग वन में नहीं जाता लोन का लेना देना। ये बैलेंस शीट के फेस पे वैसे ही हम नेट करते हैं, लेकिन ये सऊदी किंग वाली पेमेंट, सऊदी किंग वाली एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन एस में अब दो चीजें पड़ी हुई हैं, एक पैसे जो हमने सऊदी किंग को दिए हैं, एक पैसे जो हमने सब्सिडरी को दिए हैं। मुझे सिर्फ वो पेमेंट चाहिए होती है जो हमने सऊदी किंग को की है। सवाल कह रहा है कुछ पैसे हमने सऊदी किंग को दिए हैं और कुछ पैसे हमने सब्सिडरी को दिए हैं। Investment in S at cost include investment in debenture of S. It means there is a loan provided by P to S, लेकिन उसकी अमाउंट नहीं दी इसने। लेकिन आप दूसरी साइड पे आए, लोन पेएबल टू पेरेंट, लोन पेएबल टू पेरेंट। सब्सिडरी कह रही है मैंने उधार वापस करना है, कितना 10, तो ये कह रही है मैंने उधार वापस करना है, तो ये क्या कहेगा, मैंने उधार दिया हुआ है। मेरे ख्याल से अगर हम इस तरह कर लें कि इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर को कर दें 10 और इसको कर दें काट के 190, तो ये कैसा रहेगा, इट इज अ रेक्टिफाइंग एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री। अब इसका फायदा ये होगा, यहां लोन रिसीवेबल नजर आ रहा होगा और यहां लोन पेबल नजर आ रहा होगा। इन दोनों को हम आपस में क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे, क्योंकि आपस के रिसीवेबल पेबल नजर नहीं आने चाहिए। तो देखें जो सऊदी किंग को पे किए वो तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नजर आए, जो सऊदी किंग को पे किए हैं वो तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नजर आए, लेकिन जो आपने सब्सिडरी को उधार दिया है वो तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं जाना चाहिए, वो तो बैलेंस शीट में कैंसल आउट होगा। अभी फेस पे देखते हैं इसको कैसे प्रेजेंट करना है। लेकिन अगर इस तरह प्रेजेंटेशन होती फिर तो बड़ा कमाल सवाल होता, फिर तो हमें कुछ करना भी ना पड़ता, बस हम इस 10 को पकड़ते और इस 10 को पकड़ते और आपस में क्या कर देते, कैंसिल कर देते। लेकिन देखते हैं मैं इसको क्वेश्चन के फेस पे कैसे लेके जाता हूं। क्वेश्चन में मैं इसको वर्किंग 1.1 में भी ले जाऊंगा, फिर सेट करके वर्किंग 1 में ले जाएंगे इसको अभी वर्किंग 1.1 में ले जाते हैं। क्वेश्चन में वही वाला काम करें जो फिगर्स आप उठाते होते हैं, जो आपको आदत पड़ी हुई है। वैसे बता दें 200 में से कितना वर्किंग 1 में जाना है, 190, और कितना उधार दिया हुआ है 10। लेकिन आप अपने पुराने पैटर्न के ऊपर कायम रहें। मार्कर्स भाई पता करो, चलो कैमरा इधर करो। हाँ जी, ये P&L की जगह छोड़ दें। फिक्स्ड एसेट्स जी बोलें, 700 प्लस 600। आगे बोलें, इन्वेस्टमेंट इन एस। क्वेश्चन के मुताबिक कितनी है, जी करंट एसेट्स प्लस 393, जी शेयर कैपिटल जी पेरेंट का कोई एडजस्टमेंट तो नहीं सवाल में कि पेरेंट ने सऊदी किंग को शेयर इशू किए हैं और
अच्छा जी, सब्सिडरी का शेयर कैपिटल ये ऑलरेडी आज क्लोजिंग है। एक छुट्टी आती है, बीच में चीजें भूल जाती हैं। जी करंट लायबिलिटीज, डिवेंचर्स, डिवेंचर्स पेबल्स में नजर आए, ठीक है। ये आपस का लोन है, लेकिन ठीक है, शो कर दें। याद रखिए डिवेंचर्स इन्वेस्टमेंट नहीं होंगी, जो इधर लायबिलिटी साइड पे नजर आ रहे होंगे वो पेएबल होंगे। बोले 10, इसको अंदर रखा करना है आपस के लोन रिसीवेबल पेएबल को, ताकि इसे वक्त आने पे कैंसिल किया जा सके। करंट लायबिलिटी +53। ओके, अब जरा बताएं क्या करेंगे। इन्वेस्टमेंट इन एस इंक्लूड इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर ऑफ एस। तो इस तरह करें कि इसको 200 में से निकाल के बैलेंस शीट के फेस पे ले लें। 200 में से मिन्हा करें, लेस रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफाई करें इसको 10। अच्छा जी, 10 को ले जाएं अलग से। इन्वेस्टमेंट इन नहीं, इन्वेस्टमेंट इन एस नहीं हटिए, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर, इट इज लोन रिसीवेबल, इट इज लोन पेएबल, सो इट इज अ रेक्टिफिकेशन एडजस्टमेंट। अब मैं रेड मार्कर से कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट भी कर रहा हूं, जो आप लोगों को लेक्चर के पहले दिन करवाई थी। रेड मार्कर से कंसोलिडेट, आपस का, असल में पहले आपस के रिसीवेबल कहीं पड़ा हुआ था, उसे निकाल के यहां लाए हैं, कहीं गलत जगह पे पड़ा हुआ था। लोन रिसीवेबल पीपी में पड़ा होता तो भी तो निकालना था ना, पीपी में तो नहीं पड़ा होना चाहिए। लोन रिसीवेबल गलती से इंटेंजिबल में पड़ा होता, वहां से भी तो निकालना था। पड़ा जहां मर्जी हो, उसको निकाल के पहले सही कर दें। इट इज रेक्टिफिकेशन, इट इज रेक्टिफिकेशन। 200 की फिगर को हमने सही किया। अब 200 की फिगर को सही करके हम जो है वो सही कर दिया। अब कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट में रेड मार्कर से करने लगा, -10 और -10। It is not rectification, it is consolidation adjustment. अब आप जैसे मर्जी करें, आपकी मर्जी है। इधर देखें, अब आप जैसे मर्जी करें। कुछ लोग इधर 190 निकालेंगे और आगे लिख देंगे टेक टू वर्किंग 1, ठीक है, कोई मसला नहीं। कुछ लोग इस तरह कर देंगे, टेक टू वर्किंग 1 इसके आगे लिख देंगे और यहां लिख देंगे बैलेंस शीट के फेस पे 0 जाना है, ठीक है, कोई मसला नहीं। ये फिगर बैलेंस शीट के फेस पे लेके जानी होती है, याद रखेगा। और कुछ लोग बस इस तरह लिखेंगे 190 और फिर दोबारा 190 को माइनस करके टेक टू वर्किंग 1, बैलेंस शीट के फेस में 0, जिस तरह मर्जी करें। बस ये 190 को कहां लेके जाने, टेक टू वर्किंग, मेरे ख्याल से बस इस तरह कर लें, 190 टेक टू वर्किंग 1। असल में ये वर्किंग आने वाले दिनों में ना बहुत क्रिटिकल होने वाली है, तो कुछ फ्यूचर में होनी है चीजें जिस वजह से अभी तक
मेंटली प्रिपेयर किया जा रहा है, क्योंकि इस सवाल में तो ऐसा कुछ था नहीं। ये फिगर ले जाया करें बैलेंस शीट के फेस पर, ये आदत डालें, ये बहुत ज्यादा फिगर आया करेगी आने वाले दिनों में, ये फिगर बैलेंस शीट के फेस पे जानी, लेकिन ये है ही नहीं आज। तो 190 को ले जाएं टेक टू वर्किंग वन। टेक टू वर्किंग वन का मतलब होता है इट इज नॉट अ रेक्टिफाइंग एंट्री, इट इज जस्ट अ प्रेजेंटेशन। सो टेक इट टू वर्किंग वन। इन्वेस्टमेंट, बाकी फिर यही इन्वेस्टमेंट पड़ी होंगी, और तो सवाल ने को बताई नहीं। वर्किंग वन में भी तो कुछ लेके जाना है हमने। तो बोले अगर पेरेंट सब्सिडरी को क्या दे दे, लोन, और वो लोन रिसीवेबल पीपी में पढ़ाओ वहां से निकाल दें, इंटेंजिबल में पढ़ाओ वहां से निकाल दें। इतना बड़ा ब्लंडर तो शायद अकाउंटेंट मारेगा नहीं कि लोन रिसीवेबल को पीपी में शो कर दे। लेकिन अगर कभी लोन रिसीवेबल को वो शो कर दे इन्वेस्टमेंट के अंदर, तो इन्वेस्टमेंट जाती कहां है, वर्किंग, और लोन रिसीवेबल कहां जाता है, बैलेंस शीट के फेस पर। फिर इसको बैलेंस शीट के फेस पे लेके जाएं 10 रुपए को, और उसके बाद उसको कैंसिल कर दें। ओके, पॉइंट 2, on acquisition date carrying value of S net assets was equal to the book value. Carrying value of भाई अभी तो टर्म टेस्ट हमने नहीं अपलोड की है शायद इसके अभी तक। On acquisition date, carrying value of S net assets was equal to the fair value except a building whose fair value and value in use were 100 and 140 respectively, as against carrying value of 120. ये जो लाइंस हैं इनको हम फिर कभी पढ़ेंगे, और इनको हम सवाल में आपको बताएंगे इग्नोर करना होता है। ये ब्रैकेट्स में ले लें और सिर्फ ये लिख लें इग्नोर ब्रैकेट्स। या हाईलाइट कर लें और लिख लें इग्नोर हाईलाइटेड एरिया। इन बातों को डिटेल से हमने आने वाले दिनों में देखना है। अब मेरे ख्याल से हम ग्रीन हाईलाइटेड एरिया को देखते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। On acquisition date, carrying value of S assets were equal to the fair value except a building whose fair value and value in use were 100 and 140 respectively, as against carrying value of 120. Okay. Working number 8. फर्स्ट हम रिवैल्यू किया करेंगे, देन ई वाला होना चाहिए ना, देन इम्पेयरमेंट टेस्ट। हम इसी मेथड को फॉलो करेंगे। फर्स्ट हम रिवैल्यू किया करेंगे और फिर उसको किससे गुजारा करेंगे, इम्पेयरमेंट टेस्ट से।
अब्दुल्ला को व्हाट्सएप चेक कर लें। फर्स्ट रीवैल्यू एंड देन इम्पेयर। चलें जी रीवैल्यू करते हैं। अच्छा इसमें ना थोड़ा सा एक फॉर्मेट देखिएगा जो आज हम बनाने लगे हैं। मुझे बताएं कैरिंग अमाउंट क्या है। वैसे ही आप जरा मुझे सवाल का डेटा लिखवा दें साइड पे, कहीं सवाल का डेटा लिखवा दें। कैरिंग अमाउंट 120, रीवैल्यूड फेयर वैल्यू 100, वैल्यू इन यूज 140। अच्छा रीवैल्यू करते हुए क्या करते हैं, कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू को कंपेयर करते हैं। चलें ठीक है, ये तो सवाल का डेटा है ना, इसको आप मत लिखें जी। कैरिंग अमाउंट बताएं 120, फेयर वैल्यू 100। अब मुझे बता दें जिस तरह वो होता नहीं था IAS 16 करते हुए, कैरिंग अमाउंट, रीवैल्यूड अमाउंट, रिवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंसिंग, इस तरह कर लिया करे, बेहतर होगा। रीवैल्यूएशन लॉस इन वर्किंग वन, बोलें 20 is रिवैल्यूएशन लॉस इन वर्किंग वन डेबिट और PPE क्रेडिट। जी अमाउंट बताएं 20। अच्छा अब जरा रुक जाएं, अब यहां पर ना लिख दें इम्पेयरमेंट लॉस और इसको वर्कआउट करें 8.1 में। ये तरीका हम लगाया करेंगे, मतलब पहले रिवैल्यूएशन लॉस डाला करेंगे फिर इम्पेयरमेंट लॉस। वर्किंग 8.1, इम्पेयरमेंट लॉस नहीं, इम्पेयरमेंट टेस्ट, इम्पेयरमेंट टेस्ट। कैरिंग अमाउंट बताएं। एक्सलेंट, कैरिंग अमाउंट 100 लेनी है। ये अब जरा ध्यान रखना है क्योंकि स्टेप 1 में आपने इसको क्या कर लिया हुआ है, स्टेप 1 में आपने इसको रिवैल्यू कर लिया हुआ है। अब हम कौन सा स्टेप करने लगे हैं, स्टेप 2। सो द कैरिंग अमाउंट, रिवाइज वाली ले लें या कुछ भी लफ्ज लिख लें जिससे याद रहे, बस कैरिंग अमाउंट लेटेस्ट वाली लेनी है, अपडेटेड कैरिंग अमाउंट लेनी है। अपडेट कितने से कर दिया है, 120 से किस पे ले गए हैं, 100 पे कैरिंग अमाउंट। अब इसको कंपेयर करें, रिकवरेबल अमाउंट विच इज हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। कॉस्ट टू सेल सवाल में गिवन, मजबूरी में क्या करें, फेयर वैल्यू माइनस 0 इज इक्वल टू 100, but what is value in use, fair value minus cost to sell and value in use. Value in use is equal to what is higher, तो अल्लाह का शुक्र है there is no impairment। बस कोई नेगेटिव पॉजिटिव लगाना नहीं होता, बस ज़हन में होना चाहिए कि 100 वाली चीज 140 पे है, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर क्या करें, कुछ भी नहीं करने की जरूरत। तो इंपेयरमेंट लॉस जो मेहनत करके निकला है वर्किंग 8.1 के एंड से, वो जरा बताएं कितना निकला है, कुछ भी, तो लिखें 0। एंट्री बताएं 0 की, इंपेयरमेंट लॉस इन वर्किंग वन डेबिट PPE क्रेडिट। ये जरूर लिखें, इस वजह से लिखें क्योंकि अगर ये ना लिखा तो फिर हमें याद नहीं रहेगा ना कि इसकी भी एंट्री किया करनी है। कल कल को अगर इंपेयरमेंट लॉस निकल आए, आज तक कभी निकला तो नहीं वैसे आई कैप में, इस तरह का सवाल नहीं आया, लेकिन अगर निकल आए तो स्टेप वाइज पता तो हो ना। हाँ अब डिप्रिशिएट करेंगे हम 20 जमा 0, एसेट कम हो रहा है 20 जमा 0 से, और अगर इधर 1 होता तो एसेट कम होता 21 से, 21 से डिफरेंस चार्ज करेंगे। अच्छा अब क्या करें, व्हाट्सएप चेक करो,
अब क्या करें, अब एक एंट्री लिखते हैं यहां पे डेप्री, लेकिन उसके सामने कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, उसके सामने कैलकुलेशन की जरूरत। इधर देखें 20 से एसेट कम हो रहे और 0 से, ओवरऑल कितने से कम हो रहे, 20 से। तो अब क्या करें, 20 से एसेट ओवरऑल कम हो रहा है, एसेट कम होने से डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कम होने की एंट्री, डेप्रिसिएशन बढ़ानी नहीं है, डेप्रिसिएशन कम करनी है, पीपी डेबिट, फिगर क्या निकली है 20 प्लस 0 20, तो 20 डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ इनटू नंबर ऑफ 11 बाय 12 1.8। चलें जी, अब ये 3 एंट्रीज पोस्ट कर दें। अच्छा, यहां तक नोट कर लिया। अब इन एंट्रीज को बाद में पोस्ट करते हैं। रफ वर्किंग में जाके कहीं ये डेटा लिख के इसको सॉल्व कर दें। ताकि आपको तरीका आ जाए एक दफा। स्टेप 1, स्टेप 2, ओके जी। स्टेप 1, कैरिंग अमाउंट को लेके जाएं फेयर वैल्यू पर। जी बोलें सरप्लस 20, पहले कितना आ रहा था, पहले 20 आ रहा था, लॉस आ रहा था। एसेट डेबिट इन वर्किंग 1 क्रेडिट।
अब यहाँ क्या लिखें, वर्किंग 8.1, मतलब इसको वर्किंग में निकालना है। अब वर्किंग में जाके इम्पेयरमेंट टेस्ट, कैरिंग अमाउंट, लेकिन अपडेटेड वाली 720, और कंपेयर करें रिकवरेबल अमाउंट से। रिकवरेबल अमाउंट होगी फेयर वैल्यू माइनस 0, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, तो वो आ जाएगी फिर 720, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, और वैल्यू इन यूज हायर, इम्पेयरमेंट लॉस यही किया था आप लोगों ने, तो हाँ कर दें ऐसे, यही किया था। ओके, अब मैं कोई ऐसा डेटा ले रहा हूं जिससे इंपेयरमेंट लॉस आए, लेकिन अब आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। कॉस्ट टू सेल 3 रुपए, 690, ठीक है। अब देखें, कॉस्ट टू सेल वैसे पता नहीं दे ना दे पेपर में, अगर दे देगा तो फिर अब आएगा इंपेयरमेंट लॉस, मेरे ख्याल से, मुझे देख लेने दे, अब शायद इंपेयरमेंट लॉस आ जाए। अच्छा, बस तरीका देखें, कैरिंग अमाउंट 700, फेयर वैल्यू, यहां नहीं कॉस्ट टू सेल माइनस करनी, यहां नहीं माने, ये तो फेयर वैल्यू से कंपेयर करना होता है। रिवैल्यूएशन लॉस कितना, रिवैल्यूएशन लॉस इन वर्किंग वन डेबिट, अब कौन सा टेस्ट, इम्पेयरमेंट लॉस, अगर आया तो कैरिंग अमाउंट अपडेटेड, रिकवरेबल अमाउंट, बोले फेयर वैल्यू माइनस 6 या व्हाट इज हायर, ना 9 आ गया। इम्पेयरमेंट लॉस कितना, अब ये 3, इम्पेयरमेंट लॉस इन वर्किंग ऑन डेबिट और पीपी क्रेडिट कितने से। अब जब डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी तो एसेट कम होने से डेप्रिसिएशन, लेकिन डेप्रिसिएशन की एंट्री आपने को करनी है 13 से, 13 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ, करना है नोट, मर्जी आपकी, मतलब बस कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए अब कि ये है। बस जो मर्जी, ऊपर सरप्लस और नीचे लॉस हो तो पीपी दोनों को नेट कर दीजिएगा, मतलब अब दोनों में पीपी क्या हो रहा है बोले, कम, तो पीपी कम होने से क्या होगा, एसेट कम, तो एसेट कम होने से क्या होगा, डेप्रिसिएशन कम। और अगर एक में पीपी बड़ा होता और एक में पीपी, अगर एक में पीपी बड़ा होता और एक में पीपी कम हो रहा होता, तो फिर ऐसी सूरत में हम क्या करते बोले, ये पानी देना, तो इनको क्या कर देते, नेट ऑफ कर देते। समझ आ गई। अभी पीपी 10 से भी कम हो रहा है और पीपी 3 से भी कम हो रहा है, तो 10 और 3 से कम हो रहा है, ओवरऑल पीपी बोले कितने से कम हो रहा है, 13 से, तो 13 से डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे, कम। नोट करें, 1 मिनट लगाएं।
जी चलें, हमारे सवाल की एडजस्टमेंट्स तो देख लें क्या थी। 3 एंट्रीज हैं, ये पोस्ट करें। रिवैल्यूएशन लॉस इन वर्किंग वन डेबिट और पीपी क्रेडिट। ये कितना, और पीपी इम्पेयरमेंट लॉस इन वर्किंग वन डेबिट और पीपी करें पोस्ट। ये भी पेपर में ना कीजिएगा, अभी करें पोस्ट। इम्पेयरमेंट लॉस इन वर्किंग वन डेबिट एंड पीपी क्रेडिट। और आखिरी एंट्री बताएं, पीपी डेबिट एसआरई क्रेडिट। जी पीपी डेबिट और एसआरई क्रेडिट। डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं हो रही, रिवर्स हो रही है जी। 1 ओहो, प्री आर नहीं लिखवाई आप लोगों ने, प्री आर लिखवानी होती है। वैसे जगह वही वाली छोड़ा करें प्री आर के लिए। ओके, अब ये बताएं, ये एडजस्टमेंट आसान सी थी, पोस्ट भी हो गई, इस एडजस्टमेंट में कोई घुमाइयाँ फिराइयाँ भी नहीं है। तो रिवैल्यूएशन लॉस इन वर्किंग वन डेबिट पीपी क्रेडिट, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट। एसेट कितने से कम हो रहा है, 20 से। अगर इधर कम हो रहा होता, इधर इधर तो हमेशा कम ही होना ना कि लॉस आना है, इधर कम हो रहा होता इधर बड़ा होता, तो दोनों को क्या करते हैं, नेट करके देखते हैं बड़ा या कम हो रहा है। कितने से कम हो रहा है, 20 से, तो 20 को डिप्रिशिएट करना है। प्री आर बता दें कितनी है, वर्किंग 6, 400 प्लस कुछ, 400 प्लस कुछ कितना, 180 का 1/12, क्योंकि हमने किस वक्त खरीदा है सब्सिडरी को, साल के मिड में। प्री आर ब्रॉड डाउन प्लस कुछ पैट, सारा पैट नहीं, ब्रॉड डाउन प्लस कुछ पैट, थोड़ा सा पैट। व्हाट इज ब्रॉड डाउन, व्हाट इज टोटल पैट, इनटू 1/12 पुरानों का है, 1/12 पुरानों का है, 11/12 हमारा है जी, 415 आ रही 415। उधर ही रखो कैमरा, जल्दी नोट करें। अब आगे आगे पॉइंट नंबर 3, बनाए जरा डिस्पोजल अकाउंट आज। कार्ड मंगवा लिया वह दूसरा, इसको छोड़ के भी कर लें कोई मसला नहीं, मुझे डिस्पोजल अकाउंट बना दें, गेन निकाल दें।
एंट्री से गेन निकाल लें, अभी नहीं। भाई आज पहली दफा ऐसा हुआ है कि सवाल में कॉस्ट गिवन है, इसलिए उसने ओरिजिनल लाइफ भी दे दी है, ओरिजिनल लाइफ भी दे दी है। आज पहली दफा ऐसा हुआ है कि सवाल में क्या गिवन है, कॉस्ट। तो जब सवाल में कॉस्ट गिवन है तो उसने क्या दे दी है, ओरिजिनल लाइफ। पॉइंट 3 के साथ लिखें कहीं, पहले डिस्पोजल की बुक वैल्यू देता था, आज कॉस्ट, डेट ऑफ परचेज और ओरिजिनल लाइफ दी है। जाहिर बात है ये तीनों देनी पड़ेंगी फिर उसको। पहले डिस्पोजल की बुक वैल्यू देता था, आज कॉस्ट, डेट ऑफ परचेज और ओरिजिनल लाइफ दे दी है। भाई वो सारे क्वेश्चन पेपर्स जरा भेज दो ग्रुप में जल्दी, वो जो सीआर के फाइनल किए हैं जल्दी से। उस्मान टीए को कहो व्हाट्सएप चेक करें। अच्छा, ऑन 1 अक्टूबर 2015 P sold a machine to S for 24, ये तो पुराना डेटा है, ये तो कंसिडरेशन है। The machine had been purchased 2 साल पहले। डेट ऑफ परचेज देनी पड़ी उसको, मशीन इज परचेज 2 साल पहले। फॉर 26, कॉस्ट देनी पड़ी क्योंकि बुक वैल्यू मिसिंग थी, कॉस्ट देनी पड़ी उसे। अच्छा वैसे मुझे बताएं कि मशीन खरीदी किसने किसके लिए होगी? पी ने अपने लिए। एक्सेलेंट। 1 अक्टूबर 15 को पी किसको बेच रहा है? एस को। तो 1 अक्टूबर 13 को पी ने खरीदी होगी ना? 1 अक्टूबर 13 को तो पी ने खरीदी होगी। पी ने किसके लिए खरीदी होगी? अपने लिए खरीदी होगी। On the date of acquisition, the machine was assessed as having a life of 10 years. ये रिमेनिंग लाइफ नहीं है, ये ऑन द डेट ऑफ सब्सिडरी एक्विजिशन नहीं है, ये ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट है। सो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ मशीन, जब हमने मशीन खरीदी थी 1 अक्टूबर 13 को, उस वक्त मशीन की लाइफ कितनी थी? ओरिजिनल लाइफ उसे देनी पड़ेगी, रिमेनिंग लाइफ से हमारा गुजारा नहीं चल सकता। जो बच्चे इस अटेम्प्ट में थोड़ा सा धोखा खा के आए थे ना कि ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन से मुराद है जिसने सब्सिडरी को एक्वायर किया है, तो उनसे फिर ओरिजिनल लाइफ मशीन की उनको पता नहीं थी, फिर वो आगे सवाल नहीं कर सके। तो ऑन द डेट ऑफ, वैसे आपको बता रहा हूँ, उसे ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन लफ्स लिखना नहीं चाहिए था, ऑन द डेट ऑफ परचेज लिख देता, ज़रा ज़्यादा सेफ लफ्स था। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन से जहन जो है ना पता नहीं किधर निकल जाता है, जहन आपको पता रुकता भी नहीं हमारा। लेकिन ज़रा सोचिएगा कि कॉन्सेप्ट सवाल में थीम क्या चल रही है। सवाल में मिसिंग है बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल। सवाल में क्या मिसिंग है? अगर सवाल में बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल मिसिंग है तो ही हैज टू गिव मी द बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू देने के लिए उसने क्या दे दी? कॉस्ट और डेट ऑफ। अगर कॉस्ट और डेट ऑफ परचेज दे दी, अब रिमेनिंग लाइफ का मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे कौन सी चाहिए? ओरिजिनल लाइफ। ओरिजिनल लाइफ कितनी थी जिस वक्त मैंने खरीदा था? 10 ईयर्स। अब ऐसा करते हैं, वर्किंग नंबर 9 बनाते तो डिस्पोजल अकाउंट ही है हम, लेकिन उसी में सब कुछ कर लेते हैं। डिस्पोजल अकाउंट में ही सब कुछ कर लेते हैं। डिस्पोजल अकाउंट में मुझे बुक वैल्यू चाहिए होती है और इधर क्या चाहिए होता है? कैश। बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। 26 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 2,
20.8. So what is gain loss? ये किसने निकाल लिया था? ओके 3.2. अच्छा जी, बोले ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का गेन है, ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अदर इनकम में जाना चाहिए। ओहो, सवाल कह रहे हैं सेल में चला गया। सवाल क्या कह रहे हैं? सेल में चला गया। यानी हमने यहां अदर इनकम लिखा या हमारे अकाउंटेंट ने गलती से यहां सेल लिख दिया। बैलेंस शीट बनाते हुए कोई टेंशन ना लें, क्योंकि अदर इनकम में गया या सेल में गया, पैट में चला गया, चाहे गलत रास्ते से गया। बेटा तुम कैसे आए? ताले लगे हुए थे, अम्मी कूद के आया। ओए आ तो गया ना, घर के अंदर तो आ गया, बात खत्म हो गई, अब निकालने की जरूरत तो नहीं है इस बच्चे को। तो आया कहां से? पैट में। P&L बनाते हुए एरर है, P&L बनाते हुए एरर होगी। मैं बताऊंगा सेल गलत है हमारी आज की, लेकिन एक चीज, क्रेडिट होनी थी, क्रेडिट ही हुई, लेकिन किसी और अकाउंट में, तो पैट में तो पड़ी होगी। सोचे तो डालना कहां था? अदर इनकम में। डाल कहां दिया? गेन, सेल में। तो गलत जगह डालने की वजह से पैट पे क्या फर्क पड़ा? कोई बताए? कोई फर्क नहीं। और वो पैट किस में पड़ा हुआ है? आरई में। तो आरई तो मेरी करेक्ट है, कोई मसला नहीं। मतलब ये गेन जहां पड़ा होना चाहिए था वहां पड़ा हुआ है, मैं ये कह रहा हूं। तो आप बता दें, गेन घूमता घुमाता, धक्के खाता खाता, गेन धक्के खाता खाता अदर इनकम से रूट होके आना चाहिए था, लेकिन सेल से रूट होके आ गया। लेकिन पड़ा तो कहां हुआ है गेन? किसने बेचा? पी ने। किसने गेन रिकॉर्ड किया? पी ने। पी का गेन कहां पड़ा हुआ है? पीआरई में। और पीआरई कहां पड़ी हुई है? सीआरई में। तो एंट्री तो वही करेंगे हम, एंट्री में तो कोई मसला नहीं। तो ये अगली लाइन को मैं छोड़ूं। अच्छा, अब ग्रॉस गेन कितने? लेकिन अब आपको चाहिए रिमेनिंग लाइफ। अब आपको चाहिए, मुझे बताएं कि जब खरीदा था कितने साल का था? 10 साल का। अब 2 साल गुजर गए तो कितने रहेगी रिमेनिंग? अब 8 से खेलें। व्हाट इज सरप्लस? व्हाट इज रिमेनिंग लाइफ? 8, क्योंकि 2 साल गुजर चुके हैं। लेकिन एक और काम करना है, 11/12। ये डेप्शन कब से कब तक की चार्ज करते हैं? ओ हाँ, एक्विजिशन डेट से नहीं, जिस दिन एसेट बेचा है, एसेट बेचने से लेके बैलेंस शीट डेट तक की। जी बोले। 0.3, 2.9। अच्छा, जब मैं P&L बनाऊंगा ना, इधर देखें, जब मैं P&L बनाऊंगा तो मुझे ऐसे और ऐसे एक एंट्री बता दीजिएगा, बल्कि 2 एंट्री बताइएगा P&L बनाते हुए। अभी मैं P&L नहीं बना रहा, बल्कि मैं क्या बना रहा हूं? बैलेंस शीट। तो फिलहाल ऐसे और ऐसे की जरूरत नहीं है। फिलहाल ये वाली जगह P&L बनाने के लिए खाली छोड़ देता हूं मैं। फिलहाल इसको ऐसे लाइन मार के लिख लें, CRI डेबिट, PP क्रेडिट 2 पॉइंट। चले जी, पोस्ट करें। रिवर्सल ऑफ गेन ऑन डिस्पोजल। जी बोलें। CRI डेबिट और PP वो ब्रैकेट हमने बंद कर दी हुई है, खैर है 2.9। ओके, तो ये तो हमारी पुरानी और मशहूर ज़माना एडजस्टमेंट थी, ये हो गई। जो मैंने ग्रीन में लाइन काटी हुई है उसको मैं खोलूंगा जब मैं P&L बनाना शुरू करूंगा। However, no payment is made by S. S ने अभी तक पैसे नहीं दिए। However, no payment is made by S. S ने अभी तक पैसे नहीं दिए। यहां पे टी काउंट पहले मुझे सही करवाए ना, टी काउंट सही करवाएं। असल में कहते हैं कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ। ये तो डिस्पोजल तो पी ने की हुई है ना, डिस्पोजल वाले को तो रिसीवेबल होगा ना, डिस्पोजल वाले को तो पेएबल नहीं होगा।
अच्छा एक मिनट, कुछ बच्चे ये समझते हैं however no cash, however cash is sent by S but not received by P। नहीं नहीं नहीं, बिला वजह इन ट्रांजिट नहीं सवालों में लाना। समझे जरा बात। however no payment is made by S का मतलब S ने पेमेंट नहीं की, तो S की किताबों में क्या नजर आ रहा है? पेएबल। सिंपल सी बात, इसमें इन ट्रांजिट लाने की जरूरत ही नहीं, इन ट्रांजिट लाने की जरूरत ही नहीं। आपने जाते हुए कहा यार मैंने फीस नहीं दी अभी तक, तो ठीक है, आपकी नजर में पेएबल है, कॉलेज वालों की नजर में रिसीवेबल है। आपने कहा मैंने बिजली का बिल नहीं पे किया, तो आपकी नजर में पेएबल है, कॉलेज वापडा वालों की नजर में रिसीवेबल है। आप दुकान से गुजरे थे, दुकानदार ने कहा यार वो पेमेंट, मैंने कहा, आपने कहा यार मैंने नहीं भी पेमेंट की, मैं कर दूंगा, तो आपकी नजर में पेएबल है, अगले की नजर में। तो कुछ बच्चे कहते हैं सर आपको कैसे इल्हाम हुआ कि अगर एस ने पेमेंट नहीं की हुई तो पी की नजर में रिसीवेबल है? और भाई एस कह रहे मैंने पेमेंट नहीं की, तो अब मुझे बताएं अगर एस ने पेमेंट नहीं की तो उसकी किताबों में क्या नजर आ रहा होगा? पेएबल। चलो इतना सा तो समझ आ रहा है ना सबको, इतना सा तो फारिग से बंदे को भी समझ आ रहा होगा जो पीआरसी से आया है, वो कह रहा होगा नो पेमेंट हैज बीन मेड बाय एस, तो फारिग से मतलब उसने मुंह से निकलना चाहिए था। अच्छा, नो पेमेंट हैज बीन मेड बाय एस, एस ने पेमेंट की नहीं, तो जब एस ने पेमेंट की नहीं तो एस की किताबों में क्या नजर आ रहा है? पेएबल। तो पी की किताबों में कैश नजर आ रहा होगा? तो इससे इंप्लाइड होगा, इसका मतलब है पी की किताबों में रिसीवेबल है, इसका मतलब है पी की किताबों में, मैं लिख देता हूँ आपकी किताब में, इसका मतलब है पी की किताबों में रिसीवेबल है। तो ये ना इससे एडजस्टमेंट से कुछ लोग लड़ते हैं कि एस की किताबों में पेएबल है, सर बस खाली पेएबल खेलते हैं, तो पी ने रिसीव कर लिया होगा, हो ही नहीं सकता, तो पी की किताबों में रिसीवेबल है। आप बताएं इसने क्या एंट्री की होगी? रिसीवेबल डेबिट, एसेट क्रेडिट, और गेन और लॉस रिकॉर्ड किया होगा। तो ठीक है, इसमें क्या मसला है? आपस में इसमें क्या मसला है? पेएबल रिसीवेबल तो होते हैं बिजनेसेस में, आगे चलें, कोई एरर तो नहीं है, ये बताएं ना, आप कोई एरर तो नहीं है, तो बस ठीक है, बस अब एरर तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है ना, ठीक है यार, बेचारे ने पेमेंट नहीं किया, अब इसमें एरर वाली क्या बात है? कौन सी एरर मैं सही करूं? भाई आपको लफ्ज बोलना चाहिए था कंसोलिडेशन एंगल का, लफ्ज आपके मुंह से निकलना चाहिए था। आप बोलें कंसोलिडेशन एंगल से, तो आपस की रिसीवेबल पेएबल कैंसिल करने हैं ना, रेड मार्कर से कर दें सर, लेकिन कर तो दें ना, रेड मार्कर से कर दें, कर तो दें, लेकिन ये नहीं कि ये कोई ब्लंडर नहीं है, नो पेमेंट इज मेड बाय एस। इंसान है, पेमेंट नहीं करता। अभी फिगर भी अच्छी खासी, पता नहीं 24 मिलियन है क्या है, रुपीज 24 रुपीज में सवाल चल रहा है। ओके, 1670 में खड़े हैं हम। अच्छा, नो पेमेंट इज मेड बाय एस, तो एस की किताबों में क्या नजर आ रहा होगा? पेएबल। और पी की किताबों में माइनस, ये फिगर पता है किससे करनी है? ये एंट्री गेन और बुक वैल्यू से नहीं करनी, ये एंट्री सेल प्राइस से करनी है, यानी पेमेंट तो पूरे 24 की होनी है। तो ऐसा करें, पी की किताबों से रिसीवेबल कैंसिल करें और एस की किताबों से पेएबल। और ये फिगर 24 सवाल में दी हुई है। अगर किसी ने यहां समझ ना आ रही हो कि घर जाके कंफ्यूज होंगे, तो एडजस्टमेंट का नंबर लिख लिया करें, एडजस्टमेंट नंबर 3। लेकिन बिला वजह वर्किंग लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको घर में जाके कंफ्यूजन आनी है तो एडजस्टमेंट नंबर 3 लिख लें कि एडजस्टमेंट 3 से 24 आया था। पेपर में लिखने का दिल जा रहा है, पेपर में भी लिख दें, वर्किंग ना लिखिएगा, वर्कआउट नहीं किया आपने, गिवन थी सवाल में। ओके, बाकी वो सेल में चली गई अदर इनकम की बजाय, इसका क्या करना है? वो देख लेंगे, वो फिर देख लेंगे। यहां मैंने अदर इनकम ऐसे लिख दी है, लेकिन चलें वो देख लेंगे। बनाओ भाई दूसरा पार्ट।